everyone, how are you all of you? So I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 3 in social studies and our chapter name is India, Northern Mountains and Plains. आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में और वहाँ के मैदानों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। यहाँ पर आपसे बोला है लुक एट द मैप एंड नंबर द 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स। आपको यहाँ पर मैप दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे साइड में आपको 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स दिए हैं, क्षेत्र दिए हैं, इनको आपको मैप में पॉइंट आउट करके बताना है। ठीक है, तो पहले आपसे बोला है नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन कौन कौन से हैं हमारे, देखिए ये इधर का हमारा जितना भी सारा एरिया आता है ये नॉर्दर्न माउंटेन्स में आता है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी कि जो हमारा दिल्ली का एरिया हो गया, ठीक है, और इधर वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे जो एरिया हमारे आते हैं ना, ये सारे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की साइड आते हैं। ठीक है, ये बिहार हो गया, ये सारा हमारा इधर की तरफ आएगा। फिर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और जो हमारा रेगिस्तानी वाला इलाका है वो इधर की तरफ आएगा कहीं। ठीक है, इसमें हमारे सारे जो भी हमारा थार डेजर्ट है वो आएगा इसमें। द साउदर्न प्लेट्यू, अब जो हमारा पठार वाला जो एरिया है साउदर्न प्लेट्यू है वो किधर की साइड आएंगे, देखिए ये आएंगे हमारे नीचे की साइड कहीं आएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल यानी कि तटीय जो हमारे मैदान हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे सारे इधर की तरफ कहीं आएंगे। बात करते हैं आइलैंड रीजन आप देख सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड है, अंदमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो ये हमारे आइलैंड रीजन्स हो गए। अब हम बात करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। In this chapter, we will study about the northern mountain and the northern plain of India. आज हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। पहले बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, द नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द नॉर्दर्न माउंटेन्स। जो हमारी नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री है इंडिया की वो किससे कवर है, सारी माउंटेन से कवर है। वहाँ की बाउंड्री सारी माउंटेन्स नहीं की हुई है। इसके अंदर कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं, हिमालय माउंटेन रेंज है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में से मानी जाती है। और ये जो माउंटेन्स हैं ये हमेशा पूरे साल भर बर्फ से ढके रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे हमारी कौन सी है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, द ग्रेट हिमालय रेंज, यानी कि ये इधर से लेके यहाँ तक जा रही है सारी, ये माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो बात करते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट। द हिमालय स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फॉर्मिंग एन आर्क। जो हमारा हिमालय है वो कहाँ से लेके कहाँ तक का है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है वेस्ट में, और ईस्ट में फैला हुआ है 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और एक आर्क फॉर्म करता है। आर्क यानी कि एक जो ये वाला फॉर्म है ना, ये एक आर्क क्रिएट कर रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर तक फैला हुआ है। द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन लाई इन एन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है वो कहाँ पर लाई करते हैं, जम्मू और कश्मीर के एरिया में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के कुछ नॉर्थ पार्ट इसमें आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कुछ राज्य भी इसमें इंक्लूड हैं। द हिमालय आर मेड अप ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस। जो हिमालय हमारा पूरी पर्वत श्रृंखला है वो मुख्यतः 3 उससे मिलकर के बनती है, जिसमें कि पहले बात करते हैं द हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालयाज, सबसे ऊंचे जो हिमालय रेंज है वो हिमाद्री ही है। फिर आता है हिमाचल, ये मिडिल हिमालयाज रेंज है, एंड फिर है शिवालिक, ये लोअर हिमालय रेंज है। पहले हिमाद्री की बात करते हैं। हिमाद्री इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज, ये नॉर्थ मोस्ट रेंज है, हमारी नॉर्थ की तरफ ही आती है। ये सबसे हाईएस्ट रेंज मानी जाती है क्योंकि इसकी हाइट जो है 6000 मीटर तक की है, और कुछ स्थानों पर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ के ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, दैट मूव डाउन द माउंटेन स्लोप आर फाउंड, जहाँ पर नीचे बर्फ के ढलान वाले पहाड़ भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो ग्लेशियर्स हैं, जब ये जो ग्लेशियर हैं ये कुछ गर्म हिस्सों में जाकर के मिलते हैं, गर्म क्षेत्रों में जाकर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर ये पिघल जाते हैं और वहाँ से बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू हो जाती है और नदियाँ वहाँ से बननी शुरू हो जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं यहाँ पे, ये पाए जाते हैं
किधर की तरफ, हिमाद्री की तरफ। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स सच एज कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा आर फाउंड हियर, सबसे ऊंची जो चोटियां हैं जैसे कंचनजंगा और अन्नपूर्णा ये भी यहीं पे पाई जाती हैं हिमाद्री में। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल टू लिव इन दिस रीजन ड्यू टू कोल्ड, और यहाँ पर इंसानों के लिए रहना और जानवरों के लिए रहना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है। कल्टिवेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस माउंटेनियस रेंज बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड हियर थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर खेती भी नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ 24 घंटे हमेशा बर्फ ही रहती है पूरे साल भर में, और इसलिए यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं मिडिल हिमालयन रेंज के बारे में जिसको हिमाचल कहा जाता है। बिलो द हिमाद्री लाई द मिडिल हिमालय और हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स। अब यहाँ से हिमालयन रेंज शुरू हो जाती है। दीज माउंटेन आर नॉट हाई एज द हिमाद्री एंड आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट कंटेनिंग ट्री लाइक द ओक, पाइन एंड देवदार। यहाँ पर ये देखिए, ये इतने ऊंचे पहाड़ नहीं होते जितने हिमाद्री में पाए जाते हैं ना, इतने ऊंचे ये नहीं होते, ये मिडल रेंज होती है। और इसमें जो पहाड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ से भी नहीं ढके होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं होती कि यहाँ ग्लेशियर ही पाए जाए। यहाँ पर जो होते हैं घने जंगल पाए जाते हैं जिसमें ओक के ट्रीज़, पाइन ट्रीज़ और देवदार के ट्री हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इससे नीचे एप्पल के, पीच के, ऑर्किड्स के, और ईस्ट की तरफ में जो चाय की जो बगीचे होते हैं वो देखने के लिए हमें मिलते हैं। मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत जो हमारे हिल स्टेशन हैं जैसे मनाली, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर, गंगटोक और दार्जिलिंग, ये सभी हमारे हिमालयन रीजन में ही आते हैं। अब बात करते हैं शिवालिक के बारे में। इट इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। अब ये हिमालय की साउथर्न मोस्ट रेंज है, साउथ की तरफ हिमालय जो आता है वो हमारा शिवालिक में काउंट होता है। शिवालिक हैव मैनी हिल्स, यहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं और ये जो घाटियाँ होती हैं घने हरे जंगलों से भरी हुई होती हैं, काफ़ी जंगल पाए जाते हैं जो काफ़ी सारे जंगली जानवरों का घर होते हैं, जैसे कि जितने भी सारे हमारे चीते हो गए, तेंदुए हो गए और चीतल, हिरन हो गए, सांभर्स हो गए और भालू हो गए, इन सभी का घर होते हैं ये घने जंगल। पीपल ऑफ दीज रीजन प्रैक्टिस टू टेरेस फार्मिंग, और यहाँ के जो लोग हैं वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग यानी कि ढलान वाली जो खेती होती है ना, यहाँ पे इस तरीके से की जाती है। लोग जो होते हैं अपने जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं उनको चराते हैं, और जो होते हैं क्या करते हैं वो ऑर्किड के जो ट्रीज होते हैं वो उगाते हैं अपने बगीचों में। अब बात करते हैं टराई के बारे में। टू द साउथ ऑफ द शिवालिक इट लाई द टराई रीजन, और शिवालिक के साउथ में टराई रीजन यानी कि टराई क्षेत्र आता है यहाँ पे। द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक रिसीव हैवी रेनफॉल, और जो शिवालिक का जो फुटहिल्स है यानी कि बिल्कुल नीचे वाली जो घाटियाँ हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ की जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा गीली होती है और काफ़ी स्वैम्पी होती है। ठीक है। In spite of heavy rainfall, farmer begin to use these area for farming. अब हैवी रेनफॉल के अलावा यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ के जगह को खेती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे कि गेहूं की खेती की जाती है और गन्ने की फसल भी यहाँ उगाई जाती है। दिस एरिया इज prone टू लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ हैवी सॉइल इरोजन विच ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। और ये जो एरिया है ये लैंडस्लाइड यानी कि ज़मीन खिसकने के लिए भी माना जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ भूस्खलन होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मृदा अपरदन होता है वो भी यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है, सबसे ज़्यादा जंगलों को भी यहीं पे काटा जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़मीन भी सबसे ज़्यादा खिसकती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, यानी कि जो हमारा हिमालय माउंटेन रेंज है उसका महत्व क्या है। द हिमालय प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड वाइंड फ्रॉम द नॉर्थ की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उनसे हमारी सुरक्षा हो जाती है। हिमालय जो पहाड़ है वो रोक के रखता है हवाओं को। They prevent the rain bearing cloud to ensure heavy rainfall all over the country। और जो सबसे आने वाले जो उधर से जो बादल होते हैं घने, यानी कि वो बादल जो बारिश लेकर के आते हैं, उन बादलों से भी हमारी रक्षा होती है, जो कि हमारे कंट्री में काफ़ी सारा रेनफॉल का रीज़न बन सकते हैं। द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालय प्रोवाइड वाटर टू रिवर थ्रू आउट द ईयर। और पिघलने वाली जो बर्फ़ होती है हिमालय की, उससे हमारी नदियों में हमेशा पानी बना रहता है पूरे साल भर में, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं और उससे हमारी रिवर में वाटर आता रहता है। फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय प्रोवाइड वेरियस वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, रेजिन, हनी एक्सेट्रा। और जो हिमालय में पाए जाने वाले जो जंगल हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे टिम्बर हो गया, रेजिन और हनी, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। इट इज़ होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, और ये काफ़ी सारे जंगली जानवरों का घर भी होता है, जैसे कि स्नो लेपर्ड, टाइगर, राइनोसोरो एंड डियर।
अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स में मैनी रीजन ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन माउंटेन फ्लो थ्रू आउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। काफ़ी सारी नदियाँ होती हैं हिमालय माउंटेन्स में जो कि नॉर्दर्न प्लेन से होकर के गुजरती हैं या यहाँ से इनका उद्गम स्थल माना जाता है। दीज रिवर कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। इन नदियों में हमेशा पूरे साल भर पानी बना रहता है क्योंकि ये जो होते हैं अपने साथ में जो रॉक के जो यानी कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी अपने साथ बहा करके लाती हैं। नदी में मतलब रेत भी आती है और बालू भी आती है बह करके। द फाइन सिल्ट डिपॉजिट अलोंग द रिवर बैंक इज कॉल्ड एलुवियम। और ये जो बारीक बारीक रेत होती है ये नदी के किनारों पे जमा हो जाती है जिसको हम एलुवियम कहते हैं। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। और ये जो एलुवियल सॉइल होती है ये फसलों के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर खेती भी ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। बात करते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट। द नॉर्दर्न प्लेन ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इधर की तरफ पाए जाने वाले जो मैदान हैं उन्होंने हमारे भारत का सबसे ज़्यादा एरिया कंज्यूम किया हुआ है। द प्लेन्स लाई टुवर्ड द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। जो मैदान हैं वो किधर की तरफ लाई करते हैं, किधर की तरफ पड़ते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ की साइड में। नॉर्दर्न माउंटेन्स अभी हमने बात की ना, उसके साउथ की तरफ में सारा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया लाई करता है। द रीजन इज फ्लैट एंड लेवल स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। और ये हिस्सा कहाँ से कहाँ तक आता है, काफ़ी फ्लैट है ये, पंजाब से लेकर के वेस्ट की साइड में जो हमारा असम आता है वहाँ तक जाता है ये, ठीक है। द प्लेन एक्सटेंड इन लेंथ फॉर 2400 किलोमीटर एंड आर अबाउट 150 टू 300 किलोमीटर वाइड। और ये जो प्लेन्स हैं कितने इनकी लेंथ है, 2400 किलोमीटर है इनकी लेंथ। और ये करीब कितने चौड़े माने जाते हैं, 150 से 300 किलोमीटर चौड़े हैं ये। और इसमें मुख्य 3 नदियां भी पाई जाती हैं, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, जो कि यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स को काफ़ी फर्टाइल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। द गैंग्स बेसिन। द प्लेस फ्रॉम वेयर ए रिवर बिगिन इज कॉल्ड इट्स सोर्स। देखिए एक स्थान जहाँ पर से एक नदी बहनी शुरू होती है उसका स्थान जो होता है उसको उसका सोर्स कहा जाता है, यानी कि स्रोत कहा जाता है। द गैंग्स फ्लो स्विफ्टली डाउन द माउंटेन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड रीचिंग द प्लेन एट हरिद्वार। जो गंगा नदी है पहाड़ों से होकर के बहती हुई उत्तराखंड में पहुंचती है, जहां पर वो पहले अपने जो मैदान है वहां पर पहुंचती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंचती है। द यमुना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंग एंड जॉइन इट एट इलाहाबाद। जो यमुना नदी है ये सहायक नदियों में गिनती होती है और ये गंगा से जाकर के मिलती है कहाँ पर पे, इलाहाबाद में, ठीक है। और इसी मीटिंग प्लेस को जहाँ पर गंगा और यमुना का जो संगम होता है उसी प्लेस को हम संगम कहते हैं। संगम यानी कि जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। त्रिवेणी संगम आपको पता होगा इलाहाबाद में ही है। द गंगा बेसिन इज वाटर्ड बाय द गैंग्स यमुना एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंग लाइक गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी एंड सन। देखिए अब जो हमारी गंगा नदी है उसको पानी और भी सहायक नदियों से मिलता है, काफ़ी सारी नदियाँ होती हैं उसमें आकर के मिलती रहती हैं रास्ते में। और कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी और ये सन, ये जो नदियाँ हैं इनसे पानी मिलता रहता है। द रिवर कैरी अ लॉट ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट, दे फ्लो स्लोली एंड डिवाइड इनटू न्यूमरस चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरी विच डिवाइड एन एरिया इनटू ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड ए डेल्टा। अब ये जो नदी है अपने साथ में बहुत सारी बालू लेकर के आती है, रेत लेकर के आती है, जो धीरे धीरे बहती हुई काफ़ी सारे अलग अलग जो चैनल्स हैं उनमें बट जाती है। छोटे छोटे जो मतलब मुड़ती रहती है इधर उधर से और इधर उधर जाकर के बट जाती है, और जो एरिया होता है उसको ट्रायंगुलर शेप में जाके वो बन जाता है और जिसको हम डेल्टा कहते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, जिसको सुंदरबन कहते हैं। The fertile Ganges basin has major crops like rice, wheat, jute and sugarcane। और ये जो फर्टाइल जो हमारी गंगा नदी से जो भी हमारे फर्टाइल बेसिन्स हैं उसमें बहुत सारी खेती भी की जाती है, जैसे कि चावल की, गेहूं की, जूट की और गन्ने की। बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर भी रास्ते में पड़ते हैं, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता। ये सभी गंगा नदी के किनारों पे बसे हुए शहर हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। द ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से बहनी स्टार्ट होती है। इट फ्लो ईस्टवर्ड एंड एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। अब ये जो है ये
ईस्ट की तरफ बहती है और भारत में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, और असम से होती हुई, मतलब असम से होती हुई ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। बांग्लादेश में बाद में जाती है, पहले ये असम की तरफ होती हुई जाती है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव मैनी हैवी रेनफॉल ब्रॉट बाय द मानसून वाइंड्स। अब ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारा हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे पानी भी इसको काफ़ी सारा मिल जाता है, जो कि उधर के एरिए में जो मानसूनी हमारी हवाएं होती हैं वो ज़्यादा चलती हैं और बादल भी काफ़ी सारे आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ घनी बारिश भी होती है। समटाइम द हेवी रेनफॉल लेड टू फ्लड द रिवर एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। कई बार वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ भी आ जाती है नदी में, और वहाँ के चारों तरफ के जो एरिया है वहाँ पर भी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये पूरा हमारा फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जो सिल्ट होती है, सिल्ट यानी कि जो हमारी उपजाऊ जो मृदा होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जब हैवी फ्लोडिंग होती है, जो कि काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी मिट्टी हमें मिल पाती है। किस चीज़ के लिए? चावल के लिए, जूट के लिए, इन सभी के लिए हमें अच्छी मिट्टी मिल पाती है जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी नदी में आता है। तो बात करते हैं सतलुज बेसिन के बारे में। द सतलुज रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत नियर द कैलाश मानसरोवर लेक एंड फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश टू एंटर पंजाब। जो हमारी सतलुज नदी है वो तिब्बत से होकर के गुजरती है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। कहाँ पे? जो कैलाश मानसरोवर झील है वहाँ से, और ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब में एंटर करती है, और पंजाब से ये बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के मिलती है, और यहाँ पर ये सिंधु नदी से मिलती है पाकिस्तान में, जो कि बाद में आकर के अरब सागर में जाकर मिल जाती है। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज रिवर बेसिन। और जो पंजाब और हरियाणा है ये सतलुज जो नदी है उसके आसपास ही बसे हुए शहर हैं। जो बाखरा नंगल डैम है वो भी सतलुज नदी पे बनाया हुआ है, जिससे कि बिजली उत्पन्न की जाती है, और सिंचाई से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो भी आसपास के लोगों को पहुंचाई जाती हैं इसी नदी पे जो बांध बनाया है, इसी की वजह से। द फर्टाइल प्लेन आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो हमारे उपजाऊ जो हमारे मैदान हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं फसल उगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे मिनरल्स से रिच होते हैं। एंड बिहार इज नोन फॉर इट्स रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन एंड पेट्रोलियम, एंड असम इज नोन फॉर पेट्रोलियम। जो बिहार है वो जाना जाता है किसके लिए? कोयले के लिए, आयरन के लिए, लोहे के लिए, पेट्रोलियम के लिए, और असम जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। बिकमिंग ऑफ ऑल फैसिलिटीज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल और सम स्टेट लोकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन। अब इन सभी फैसिलिटीज के बाद में ये सारे जो मैंने आपको अभी ये राज्य बताए थे ये भी हमारे नॉर्दर्न प्लेन में लाए करते हैं। द स्टेट आर डिवाइडेड इंटू मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज़। और ये जो राज्य हैं हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण शहरों में, कस्बों में, गाँव में बटे हुए हैं, जो कि अब काफ़ी अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड है। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की इंपॉर्टेंस के बारे में। अब इनका महत्व क्या है? द फर्टाइल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो हमारी उपजाऊ मृदा है नॉर्दर्न प्लेन्स की, मैदानों की, ये बहुत अच्छी मानी जाती है फसल उगाने के लिए। यहाँ का मौसम ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मतलब लोग यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, काफ़ी अच्छे से सेटल डाउन हो सकते हैं। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर हैं जो कि हम इन नदियों के किनारों पे बसे हुए हैं। एज द लैंड इज फ्लैट देयर एग्जिस्ट ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड गुड प्रोडक्ट टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसा कि यहाँ की ज़मीन जो है वो काफ़ी फ्लैट है, इसलिए यहाँ पर रोड का और रेलवे का ट्रांसपोर्ट मतलब जो नेटवर्क है वो भी अच्छे से फैला हुआ है, जो कि हमारा सामान को ले जाने में और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में बहुत ही हमें आसानी हो जाती है। हम पूरे देश भर से यहाँ पे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को या फिर सामान को ईजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज हिमालय माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है जो हमेशा से ही पूरे साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। द हिमाद्री इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज। जो हिमाद्री है ये हमारी नॉर्थ मोस्ट रेंज है, और जो शिवालिक है ये हमारी साउथ मोस्ट रेंज है हिमालयाज की। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।